नमस्कार। आज अपन भारत के भूगोल में भारत में प्रादेशिक नियोजन का टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानने की चर्चा करेंगे। विशेष करके भारत के भूगोल में भारत में प्रादेशिक नियोजन, यानी कि भारत में प्रादेशिक नियोजन, इस टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। भारत में प्रादेशिक नियोजन अर्थात रीजनल प्लानिंग इन इंडिया। रीजनल प्लानिंग है इन इंडिया। भारत में प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक नियोजन है वैसे प्रादेशिक भिन्नताओं के आधार पर प्रादेशिक नियोजन, रीजनल जो प्लानिंग है वो प्रादेशिक भिन्नताओं के आधार पर किसी भौगोलिक प्रदेश की भौतिक एवं भौगोलिक प्रदेश की जो कहने का मतलब प्रादेशिक नियोजन प्रादेशिक विभिन्नताओं के आधार पर किसी भौगोलिक प्रदेश की मौलिक एवं विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति है। प्रादेशिक नियोजन प्रादेशिक विभिन्नताओं के आधार पर किसी भौगोलिक प्रदेश की मौलिक एवं विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति है। इन विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विशाल योजनाओं का आधारभूत ढांचा प्रस्तुत करता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपन यदि देखें, जो ढांचा प्रस्तुत करता है इसे स्पष्ट करते हुए सीवी नरसिंह ने इसके बारे में लिखा कि प्रादेशिक नियोजन द्वारा एक उपयुक्त ढांचे का निर्माण होता है जिसमें राष्ट्रीय एवं स्थानिक महत्व की योजनाओं में एकीकरण होता है। इस प्रकार के पूर्ण प्रादेशिक महानगरीय विकास क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र तथा ग्रामीण पुनरुत्थान, जो ग्रामीण पुनरुत्थान होता है उसके नियोजन तथा उद्योग धंधों के स्थानीयकरण संबंध होते हैं। अतः प्रादेशिक नियोजन में किसी प्रदेश में उपलब्ध स्थान एवं संसाधनों के दोहन के तरीकों का समाकलन किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, उनके तरीकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें संपूर्ण प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके, संपूर्ण प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके। प्रादेशिक नियोजन को परिभाषित करते हुए प्रादेशिक नियोजन को डिफाइन करते हुए पैट्रिक महोदय ने लिखा है कि प्रादेशिक नियोजन प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, प्राकृतिक पर्यावरणीय रूपांतरण, उत्पादन शक्तियों तथा उसके विवेकपूर्ण संगठन पर आधारित होता है। लेविस ममफोर्ड के अनुसार प्रादेशिक नियोजन उन समस्त क्रियाओं का या क्रियाकलापों का चेतन निर्देशन तथा सामूहिक समाकलन है। यानी कि कहने का मतलब जो पृथ्वी के स्थान, संसाधन तथा संरचना के रूप में प्रयोग पर आधारित है, अथवा इस प्रकार कहा जाए कि प्रदेश का व्यवस्थित विकास है, जो प्रदेश का एक व्यवस्थित विकास करना तथा इनका अन्य देशों से अधिक सूक्ष्म संबंध स्थापित करना प्रादेशिक नियोजन का कार्य है।
इसी संदर्भ में पी सेनगुप्ता के अनुसार, पी सेनगुप्ता ने प्रादेशिक नियोजन को किस प्रकार से डिफाइन किया है? पी सेनगुप्ता के अनुसार प्रदेश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के पूर्ण रूप से विकास करने के लिए प्रादेशिक नियोजन एक सुनिश्चित प्रयास है, ऐसा पी सेनगुप्ता के अनुसार। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य विभिन्न परिस्थितिकीय, प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य विभिन्न परिस्थितिकीय, विभिन्न इकोसिस्टम, विभिन्न पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में संस्कृति और प्रदेश के भावी पारस्परिक व्यवस्थापन के लिए पूर्वानुमान जिसको बोलते हैं अपने, उसका पूर्वानुमान करना और व्यवस्थापन करना है। इस प्रकार प्रादेशिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के सभी लोगों के लिए मानवीय एवं प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग, संरक्षण तथा विकास करना है। यानी कि प्रादेशिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के सभी लोगों के लिए मानवीय एवं प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग, उनका संरक्षण तथा विकास करना है। प्रादेशिक नियोजन को जो उनकी एक विषय वस्तु है, प्रादेशिक नियोजन की विषय वस्तु एवं क्षेत्र, उनको अपन इस संदर्भ में देख सकते हैं। प्रादेशिक नियोजन की जो विषय वस्तु है उनके कई रूपों में विभाजित करके अपन देख सकते हैं। जैसे नगरीय क्षेत्रों का नियोजन, विषय वस्तु को नंबर 1 नगरीय क्षेत्रों का नियोजन, इसके अंतर्गत महानगरीय क्षेत्रों के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास को महत्व दिया जाता है। यानी कि महानगरीय क्षेत्रों के भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास को महत्व दिया जाता है, जिसमें नगर की स्थानिक संरचना को मद्देनजर रखा जाता है। इसके बाद में प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन, भौगोलिक दृष्टि से यह नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भौगोलिक दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन है वो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि मानव संसाधनों का विकास प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। मानव संसाधनों का विकास प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो एक सतत विकास, उसके नियोजन पर आधारित होता है। इसके अलावा आर्थिक विकास का नियोजन, यानी कि नगरीय क्षेत्रों का नियोजन, विषय वस्तु शामिल करते हैं हमने, प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन और इसी क्रम में आर्थिक विकास का नियोजन। व्यावहारिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और विधियों के विस्तृत उपयोग की जो एक साम्यता है, जो एक हेल्पिंग है, भौगोलिक दृष्टि से व्यवहारिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और विधियों के विस्तृत उपयोग की सहायता से आर्थिक विकास हेतु नियोजन किया जाता है, और इसमें आर्थिक तत्वों को आधार मान करके आर्थिक प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। इसके बाद सामुदायिक और मानव संसाधन नियोजन। सामुदायिक और मानव संसाधन नियोजन, किसी भी प्रदेश में पाए जाने वाले संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन मानव संसाधन नियोजन द्वारा ही संभव है। इसके बाद में पर्यावरणीय नियोजन, निरंतर अवक्रमित हो रहे पर्यावरण को नियोजित किया जाना किसी भी प्रदेश के पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार
प्रादेशिक नियोजन के विषय वस्तु, प्रादेशिक नियोजन के विषय वस्तु को मैकेई ने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत मानवीय लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रकृति की योजनाओं को तलाशने का प्रयास किया जाता है। इसमें उद्योगों या उद्योग को संस्कृति, उद्योग को संस्कृति के दास के रूप में, संस्कृति के दास के रूप में देखा जा सकता है तथा उसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अंतर्गत सभ्यता के संचार करने में मार्गदर्शन करना होता है, ऐसा मैकेई महोदय का मानना है। प्रादेशिक नियोजन की विषय वस्तु को, विषय वस्तु के अंतर्गत मैकेई महोदय ने कहा है प्रादेशिक नियोजन का यदि महत्व देखें, इंपोर्टेंस ऑफ रीजनल प्लानिंग, तो प्रादेशिक नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रादेशिक नियोजन का यदि महत्व देखें, इंपोर्टेंस ऑफ रीजनल प्लानिंग, तो इसका महत्व अपन इंपोर्टेंस देखें तो प्रादेशिक नियोजन का महत्व नंबर 1 प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय विकास, इसके संदर्भ में हो जाता है प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय विकास। इस संदर्भ में इसका महत्व है प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय विकास। नंबर 2 प्रादेशिक आय में समानता, प्रादेशिक आय में समानता। नंबर 3 रोजगार के अवसर प्रदान करना, यानी कि रीजनल प्लानिंग का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ रीजनल प्लानिंग। अब क्या क्या महत्व है प्रादेशिक नियोजन का, महत्व क्या है? जैसे प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय विकास पहला महत्व है, दूसरा महत्व है प्रादेशिक आय में समानता, तीसरा महत्व है रोजगार के अवसर प्रदान करना, चौथा महत्व है संतुलित विकास में प्रमुख है भूमिका, संतुलित विकास में प्रमुख है भूमिका, और पांचवा महत्व है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, स्थानीय स्तर पर सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, पांचवा महत्व है। इसके बाद में इसी क्रम में जो छठा महत्व है जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार, और सातवां महत्व है आर्थिक सुरक्षा, और आठवां महत्व है यातायात एवं संचार के साधनों का विकास, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। इस प्रकार से आर्थिक सुरक्षा, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। नंबर 9 औद्योगिक वातावरण का विकास, औद्योगिक वातावरण का विकास। नंबर 10 औद्योगिक वातावरण का विकास। नंबर 10 राजनीतिक स्थिरता। तो इस प्रकार से रीजनल प्लानिंग का महत्व है प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय विकास, प्रादेशिक आय में समानता, रोजगार के अवसर प्रदान करना, संतुलित विकास में प्रमुख भूमिका, जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक सुरक्षा, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास, औद्योगिक यातायात का विकास एवं राजनीति की स्थिरता। यदि नियोजन प्रदेशों की कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग रीजन देखें, नियोजन प्रदेशों की संकल्पना पर एक नजर डालें तो नियोजन प्रदेश ऐसा भूभाग होता है, यानी का इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें नियोजन प्रदेश की संकल्पना, तो नियोजन प्रदेश ऐसा एक भूभाग होता है जिसमें आर्थिक
निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है। आर्थिक निर्णयों को लागू किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। वर्तमान समय में नियोजन का अर्थ है आर्थिक विकास के लिए अपनाए गए आर्थिक नियमों तथा उनके क्रियान्वयन से है। यानी आज जो वर्तमान समय में प्लानिंग का जो अर्थ है वो आर्थिक विकास के लिए अपनाए गए जो आर्थिक निर्णय होते हैं और उनके क्रियान्वयन से लगाया जाता है। नियोजन प्रदेश नियोजन उद्देश्यों मुख्यतः सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास तथा पर्यावरण की गुणवत्ता के स्तर को प्राप्त करने या प्राप्त कराने वाला होना आवश्यक है। कहने का मतलब नियोजन के उद्देश्य से चयनित प्रदेश, नियोजन के उद्देश्य से चयनित प्रदेश प्रशासनिक या राजनीतिक हो सकते हैं, प्रशासनिक या राजनीतिक हो सकते हैं। नियोजित प्रदेश है, इसमें प्रशासनिक या राजनीतिक हो सकते हैं। जैसे नियोजन के उद्देश्य से चयनित प्रदेश प्रादेशिक या राजनीतिक हो सकते हैं, जैसे राज्य है, जिला है अथवा विकास खंड है। सामान्यतः नियोजन के लिए आवश्यक आंकड़े प्रशासनिक प्रदेशों के लिए एकत्रित किए जाते हैं। सामान्यतः जो नियोजन प्रदेश के जो नियोजन के लिए आवश्यक जो आंकड़े हैं वो प्रशासनिक प्रदेशों के लिए एकत्रित किए जाते हैं। अतः नियोजन के लिए संपूर्ण राष्ट्र राज्य, नियोजन के लिए संपूर्ण राष्ट्र राज्य, नियोजन के लिए संपूर्ण राज्य तथा उसका सूक्ष्म स्तर पर नियोजन के लिए जिला या विकास खंड नियोजन प्रदेश के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि नियोजक प्रदेशों में भारतीयता, नियोजक प्रदेशों में जो विशेष करके जो भारत के भूगोल में, भारत के संदर्भ में यदि देखें तो भारत की धरातलीय एवं सामाजिक सांस्कृतिक समानता के साथ साथ आर्थिक संरचना में भी समरूपता होना अति आवश्यक हो जाता है। प्लानिंग रीजनल के अंतर्गत यदि देखें तो नियोजन प्रदेश के सीमांकन में समरूपता, एक सकेंद्रीयता और तथा प्रशासनिक सुविधा के मध्य संतुलन लाना आवश्यक माना गया है। नियोजन प्रदेश का विस्तार इतना होना चाहिए, नियोजन प्रदेश का विस्तार इतना होना चाहिए कि उसमें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। नियोजन प्रदेश का विस्तार इतना होना चाहिए कि उसमें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, जो उसकी अर्थव्यवस्था को की गति है उनको गति प्रदान कर सके, उनकी अर्थव्यवस्था के विकास की गति को और आगे बढ़ा सके और साथ ही आंतरिक तथ्यों में समानता होनी चाहिए। मानव एवं माल के प्रवाह को उपयुक्त गति से नियंत्रित करने के लिए नियोजन प्रदेश में कुछ जिसको अपने बोलते हैं नोडल सेंटर, क्या बोलते हैं? नोडल सेंटर, अर्थात सेकेंद्रीय बिंदु कह सकते हैं अपने। नियोजन प्रदेश में कुछ नोडल सेंटर अर्थात सेकेंद्रीय बिंदु होना आवश्यक है। नियोजन प्रदेशों के सीमांकन हेतु कुछ विधियां महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे नंबर 1, नियोजन प्रदेश में कुछ अपन महत्वपूर्ण विधियां देखते हैं। पहली विधि कौन सी है? नियोजन प्रदेश का सीमांकन करते समय वहां की जलवायु, भूगर्भिक संरचना, प्राकृतिक उत्पाद हैं, वो वहां की प्रजाति
रीति रिवाज, ऐतिहासिक परिवेश तथा भाषा आदि की समरूपता को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। इस प्रदेश यानी कि ये चीजें इनमें महत्वपूर्ण होती हैं, यानी कि नियोजक प्रदेश का सीमांकन करते समय वहां की जलवायु, भौगोलिक संरचना, प्राकृतिक उत्पाद, प्रजाति, रीति रिवाज, ऐतिहासिक परिवेश और भाषा की समरूपता को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। दूसरी विधि, इस प्रदेश की विशेषताओं का पूर्ण रूपेण समाकलन आवश्यक है, जिसमें उपलब्ध विविधताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तीसरा, संबंधित प्रदेश के आर्थिक प्रतिरूपों पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक माना है। चौथा, क्षेत्रफल की दृष्टि से नियोजन प्रदेश में समानता होनी चाहिए। इस प्रकार से पदानुक्रम की दृष्टि से नियोजक प्रदेश के यदि प्रकार देखें पदानुक्रम की दृष्टि से तो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वृहद नियोजन प्रदेश, मध्यम नियोजन प्रदेश और लघु नियोजन प्रदेश। पदानुक्रम की दृष्टि से नियोजन प्रदेश 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि पदानुक्रम की दृष्टि से नियोजन प्रदेश 3 प्रकार के होते हैं। वृहद नियोजन प्रदेश, मध्यम नियोजन प्रदेश और लघु नियोजन प्रदेश। वृहद नियोजन प्रदेश में संसाधन की विशालता को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं, जहां परस्पर अंतर संबंधों, समस्याओं के निराकरण के साथ साथ समन्वित विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को आवश्यक स्तर माना गया है, आवश्यक माना गया है, जिन पर उस क्षेत्र का विकास आधारित होता है। इसके बाद में मध्यम नियोजन प्रदेश, वृहद नियोजन प्रदेशों के उपभाग होते हैं जो नियोजन की द्वितीय आर्थिक इकाई के रूप में होते हैं। इनकी पहचान प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति भूमि उपयोग उपलब्धता, उत्पादन सूचकांक आदि से की जा सकती है। इसके बाद में तीसरा, लघु नियोजन प्रदेश। लघु नियोजन प्रदेश अर्थात मध्यम प्रदेशों के उपभाग होते हैं, जिनमें किसी समुदाय विशेष की इच्छाओं का भी सम्मिलित रखा जाता है, समन्वय किया जाता है। और भारत में नियोजन का प्रमुख उद्देश्य कृषि एवं संबंधित विकास, उद्योग, शक्ति संसाधन, सहायता तथा संचार के साधनों का, यानी कि शक्ति संसाधन, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास, सामाजिक सेवाओं का विकास आदि है। इस प्रकार प्रशासनिक दृष्टि से भारत में नियोजन प्रदेश, जिसमें प्रशासनिक प्रदेश, संसाधन विकास प्रदेश, मानवीय प्रदेश ये शामिल है। कहने का मतलब भारत में प्रादेशिक नियोजन है वो वर्तमान समय में सर्वाधिक एक महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। भारत में प्रादेशिक नियोजन को वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ही देश में व्यवस्थित आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्णय किया गया था तथा साथ ही प्रादेशिक नियोजन की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया था और इसमें सरकार के साथ अनेक संस्थाओं ने अपना योगदान दिया, जिसमें भारत का एक योजना आयोग प्रमुख है। भारत सरकार ने एक सलाहकार संस्था के रूप में इसका गठन किया, जिसके द्वारा भारत के भू आर्थिक तथा संसाधन प्रदेशों की राष्ट्रीयता एवं राज्य स्तर पर योजनाएं निर्मित की गई हैं। इस प्रकार से भारत में यदि देखें तो कुछ जैसे भारत का योजना आयोग की दृष्टि से देखें तो इसी
में योजना आयोग का एक नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन जिसको बोलते हैं नीति आयोग, यानी कि 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने योजना आयोग की जगह, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग संस्था लाने की घोषणा की, जो 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आ गई। इस नई संस्था को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति NITI के नाम से जाना जा रहा है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सरकार के थिंक टेक यानी बौद्धिक संस्थान होती है, ये थिंक टेक अर्थात बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा। यह केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करेगा। यह संस्थान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों एवं पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप पर सरकार को सलाह देगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस आयोग में एक उपाध्यक्ष व एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहेंगे। इसके अलावा ये तो था नीति आयोग, इसके अलावा एक है राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन, नाटमो बोलते हैं इसको, मानचित्रावली। इस संगठन ने योजना आयोग की आवश्यकता अनुसार विस्तृत रूप से सर्वेक्षण करते हुए, यानी नाटमो, भारत के विकास के लिए एक विस्तृत प्रादेशिक विभाजन प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर SP चटर्जी के नेतृत्व में इस संगठन द्वारा भारत को कुछ 3 वृहत आर्थिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जिसमें मोटे मोटे रूप से देखा जाए तो उत्तरी वृहत आर्थिक प्रदेश, नंबर 2 पूर्वी वृहत आर्थिक प्रदेश और नंबर 3 दक्षिणी वृहत आर्थिक प्रदेश, अर्थात 3 भागों में बांटा गया है। 3 वृहत आर्थिक प्रदेशों में इसको SP चटर्जी के नेतृत्व में विभक्त किया गया है और राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन के माध्यम से विस्तृत प्रादेशिक नियोजन की श्रृंखला में यदि देखें उत्तरी वृहत आर्थिक प्रदेश में तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, भारत के जो राज्य आते हैं इसमें उत्तरी में, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये संपूर्ण जो राज्य हैं वो उत्तरी वृहत आर्थिक प्रदेश में आते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, ये सब सम्मिलित हैं, जो वन संपदा, कृषि, जल संसाधन तथा कृषि आधारित उद्योगों की दृष्टि से संपन्न है। यह हो गया उत्तरी वृहत आर्थिक प्रदेश, जिसमें मुख्य रूप से उत्तरी भारत के जो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग जो वन संपदा, कृषि, जल संसाधन और कृषि आधारित उद्योगों से संपन्न है। इसके बाद में दूसरा आता है पूर्वी वृहत आर्थिक प्रदेश। इसमें बिहार है, झारखंड है, उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, उत्तरी पूर्वी सभी राज्य आ गए इसमें, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय, असम सब उत्तरी पूर्वी राज्य है, तो 7 राज्य हैं। पश्चिमी बंगाल है, ओडिशा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग सम्मिलित हैं।
यहां पर भी औद्योगिक दृष्टि से सम बनता है। और इस प्रकार से इसी कड़ी में जो तीसरा है महत्वपूर्ण दक्षिणी बृहद आर्थिक प्रदेश, एसपी चटर्जी महोदय ने इसको 3 उप प्रदेशों में बांटा है। तो तीसरा है दक्षिणी बृहद आर्थिक प्रदेश। इसमें महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश के साथ में तेलंगाना जोड़ सकते हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और ये जो द्वीपीय समूह है भारत के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, दोनों आगे बड़े बड़े जो भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में कुछ द्वीप हैं, ये भी सम्मिलित है। और यहां पर मुंबई तथा चेन्नई वृहद व्यापारिक नगर हैं। यानी कि जो दक्षिणी बृहद आर्थिक प्रदेश में मुंबई तथा चेन्नई 2 महानगर हैं, वो वृहद व्यापारिक नगर भी हैं इस क्षेत्र में। इस प्रकार से आज के वीडियो में अपन ने भारत के भूगोल में रीजनल प्लानिंग, प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना, प्रादेशिक नियोजन का महत्व, प्रादेशिक नियोजन का अर्थ और उसके भाग प्रमुख रूप से, और प्रादेशिक नियोजन में मुख्य रूप से जैसे भारत का योजना आयोग और नीति आयोग, जैसे पहले पंचवर्षीय विभिन्न पंचवर्षीय योजना आयोग के तहत निर्धारित होती थी, उसके स्थान पर नीति आयोग ने अपना स्थान ले लिया। और इसके अलावा राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन का थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से जानने की चेष्टा की। अगले वीडियो में अपने इसी कड़ी में आगे करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।